चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से इंस्टीट्यूट के क्या पढ़ रहे थे अपन? पंप्स। ये लिख लिया अपन ने? हाँ, क्या पढ़ रहे थे अपन? कौन से वाले पंप के बाद कितने भाग लिखे थे? 11 लिख लिए पूरे? ये बचे हुए हैं? ये लिख लिया? ये वाले? ये वाले अभी नहीं लिखा? सिर्फ हेडिंग ही लिखी? देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी अपनी 26वीं स्लाइड है। अपन पहले सब करेंगे, तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। बड़ी मुश्किल से 2 लेक्चर एक्स्ट्रा दिए अपने को, है ना? मतलब आपके क्वेश्चन तो आते नहीं, 2-3 आते हैं। फिर मैंने उनको क्वेश्चन दिखाया, तब जाके 2 एक्स्ट्रा लेक्चर मिले। कल हो जाता थोड़ा कवर, तो आज करना आपने। यहाँ तक लिख लिया आपने? चलो, अब ध्यान से देखना। पंप केसिंग या वॉल्यूम। केसिंग का मतलब खाली स्थान है जिसके अंदर इंपेलर घूमता है। अगर इसमें पानी नहीं भरा रहेगा तो पंप पानी का डिस्चार्ज नहीं करेगा। ध्यान रखना, पहले पंप को चालू करने से पहले इस केसिंग को पानी से भरना पड़ता है। बात कल भी बताई थी, यही डबल ए में पूछी भी गई है अपनी, है ना? तो ये अगर केसिंग या डिफ्यूजर पानी से नहीं भरा रहेगा तो पंप कार्य नहीं करता। दूसरा आता है इम्पेलर। इम्पेलर के 4 प्रकार आपने लिख लिए। जनरली इम्पेलर जो है वो कास्ट आयरन या ब्रॉन्ज से बना रहता है, ऐसे पुरानी किताबों में लिखा हुआ है ऑलरेडी। कास्ट आयरन मतलब डलवा लोहा, ब्रॉन्ज मतलब कांसा, है ना? पर अभी आधुनिक युग में जो इम्पेलर आ रहे हैं वो स्टील आयरन और फोर्ज्ड आयरन से आ रहे हैं। तो जो ओपन इम्पेलर होता है वो फोर्ज्ड आयरन, फोर्ज्ड का मतलब जो मैंने बताया था, लोहे को गर्म करके और उसका आकार परिवर्तन करना फोर्जिंग कहलाता है ना? तो पिटवा लोहे से बने हुए आते हैं ओपन इम्पेलर। याद रखना, मैं लिखवा दूंगा वापस, ठीक है? तीसरी बात, सक्शन आई वो भाग है जहां से अपन क्या करते हैं, पानी को अंदर खींचते हैं। सक्शन पाइप वो पाइप है जो नीचे कुएं के अंदर तक जाता है ना? सक्शन मतलब खींचने वाला। शाफ्ट वो लंबी छड़ है जो घूमती है पूरी मोटर के साथ। बेरिंग घर्षण को कम करते हैं और उस शाफ्ट को सीधा भी बनाए रखते हैं, है ना? वो सीध मिलाने का काम भी वही करते हैं, तो उसको अपनी जगह पे। सील का काम क्या है? कहीं से भी लीकेज को रोकना। स्टफिंग बॉक्स मतलब मोटर का वो केस जिसमें विद्युत उपकरण या शाफ्ट रहती है, सब चीजों को सुरक्षित रखती है, खांचा। पंप शाफ्ट मतलब पूरा बाहर वाला कवर। एक तो अंदर की शाफ्ट को जो कवर करेगा उसको स्टफिंग बॉक्स कहेंगे, और पंप शाफ्ट सीट मतलब उस शाफ्ट के ऊपर एक और कवर चढ़ा रहता है, जो जो रॉड घूमती है ना, उसको बंद करने वाला भाग क्या कहलाता है? सॉफ्ट। रियर रिंग्स या रिंग होती है वॉशर जो जगह जगह पे लगी हुई रहती है। और मोटर, अपन चाहे तो ट्रैक्टर से घुमा ले, अपन चाहे तो विद्युत मोटर से घुमा ले। ये वैकल्पिक है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना? तो अब जल्दी से शॉर्टकट में लिखोगे, डिटेल में लिखो? शॉर्टकट में लिखो, पंप या कैसे? बोल बोल के लिखवा देता हूँ। हाँ, क्योंकि आप लोग धीरे लिखते हो, तेज लिखते हो, फटाफट लिखो। पंप, केसिंग, वॉल्यूम या डिफ्यूजर। लिखा? पंप का वह भाग जिसके अंदर पंप का वह भाग जिसके अंदर इम्पेलर घूमता है। पंप का वह भाग जिसके अंदर इम्पेलर घूमता है। लिख गया? इसको इसको हमेशा पानी से भरा रखते हैं।
इसको हमेशा पानी से भरा रखते हैं, है ना? नहीं तो क्या होगा? नहीं भरने पर पंप कार्य करना बंद कर दे। एयर आ जाती है ना साधारण भाषा में, जो मोटर चलाते हैं मालूम, इंजन में भी आ जाती कभी कभी एयर। नहीं भरने पर पंप काम करना बंद कर देगा, पंप कार्य नहीं करेगा। चलिए, पंप कार्य नहीं करेगा। दूसरा लिखो इम्पेलर। अच्छा, केसिंग घूमता है क्या? हाँ, नहीं घूम। इम्पेलर, केसिंग के अंदर एक घूमता हुआ भाग, केसिंग के अंदर एक घूमता हुआ भाग जो पंखे की तरह घूमता है एवं पानी को बाहर की तरफ फेंकता है, एवं पानी को बाहर की तरफ फेंकता है। केसिंग के अंदर एक घूमता हुआ भाग जो पंखे की तरह घूमता है और पानी को बाहर की तरफ फेंकता है। यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन से 4? हाँ, पहला लिखो ओपन इम्पेलर। ओपन, ओपन इम्पेलर। ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, जिसका पूछेगा उसके लिए, है ना? यह गाढ़े द्रव, यह गाढ़े द्रव जैसे, यह गाढ़े द्रव जैसे कीचड़ युक्त पानी को बाहर फेंकता है। यह फोर्ज्ड स्टील का बना होता है। लिख लोगे फोर्ज्ड स्टील, FORGED। यह फोर्ज्ड, फोर्ज का मतलब पिटवा लोहा। यह फोर्ज्ड स्टील या फोर्ज्ड आयरन भी कहते हैं ना, फोर्ज्ड स्टील या फोर्ज्ड आयरन का बना होता है। ठीक है। क्लोज्ड इम्पेलर, साफ पानी के लिए प्रयोग होता है, साफ पानी के लिए, है ना? जब इम्पेलर में कचरा फंस जाता है उसको भी क्लॉगिंग कहते हैं। जैसे ड्रिप इरिगेशन में कचरा फंसता है उसको भी क्लॉगिंग कहते हैं। तो इसमें क्लॉगिंग की समस्या अधिक होगी, क्लॉगिंग अधिक होती है। जैसे शैवाल आ गई, कोई कचरा आ गया, है ना, इसमें क्लॉगिंग अधिक होती है। क्लोज में, ओपन तो सांप भी काट के फेंक देता है, ओपन बहुत तेज चलता है ना? पाइप में कभी सांप घुस जाए तो वो ओपन तो उसके भी सेट नहीं बना देता। क्या लिखा है इसमें? क्लॉगिंग की समस्या अधिक होती। लिखो सेमी क्लोज, सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन सेमी क्लोज दोनों एक, सेमी ओपन भी लिख लो उसके ऑब्लिक लगा, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। और चौथा कौन सा था? एंटी क्लॉगिंग, है ना? ये एंटी क्लॉगिंग वैसे ओपन का ही नाम है ना? वहीं ऐड कर लो इसको। हाँ, ओपन का ही एक प्रकार है।
एंटी क्लॉगिंग लिख लो, यह ओपन इम्पेलर का एक प्रकार है। सेमी में कुछ नहीं लिखना है, सेमी मतलब दोनों के बीच का। एंटी क्लॉगिंग में लिखो, यह ओपन इम्पेलर का एक प्रकार है। जो शहरी नालों की गंदगी को बाहर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो शहरी नालों की गंदगी को बाहर करने के लिए, जैसे बाढ़ का पानी आ जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पदार्थ होते हैं जो मोटर में, पंप में फंस सकते हैं। शहरी नालों की गंदगी को निकालने में, शहर में जो नाले रहते हैं उसमें साबुन के वो भी रहते हैं, कई डिस्पोजेबल्स भी रहते हैं, तो क्लोज में तो फंस जाएंगे, है ना। एंटी क्लॉगिंग का मतलब ये है कि धड़ाधड़ बाहर फेंक देते। चलो, हो गया इम्पेलर खत्म। इम्पेलर सामान्य रूप से ढलवा लोहे अथवा इम्पेलर सामान्य रूप से ढलवा लोहे अथवा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज ही लिखना, कांसा नहीं लिखना, ब्रॉन्ज के बने होते हैं। के बने होते हैं, है ना। चलो, फिर अगला लिखो सेक्शन आई। सेक्शन आई, पंप का वह भाग जहां सक्शन पाइप केसिंग से जुड़ता है। पंप का वह भाग जहां सक्शन पाइप केसिंग से जुड़ता है ना। तो दो तरह के पाइप रहते हैं ना पंप में, एक जो पानी को आगे ले जाता है इसको डिलीवरी पाइप कहते हैं, जो पानी को नीचे से खींचता है इसको सक्शन पाइप कहते हैं। तो नीचे वाला पाइप जहां आके मोटर में कनेक्ट होता है उस स्थान को क्या कहते हैं, सक्शन। खाली जगह रहती है, अंदर इम्पेलर लगा रहता है। चलो, दूसरा क्या लिखेंगे, सक्शन पाइप। सक्शन पाइप वह पाइप जो स्रोत से जुड़ा होता है। किसका स्रोत, हाँ, वह पाइप जो पानी के स्रोत से जुड़ा होता है। शाफ्ट, वह भाग जिस पर इम्पेलर लगा होता है, वह भाग जिस पर इम्पेलर लगा होता है, यह एक लंबी छड़ होती है जो मोटर, यह एक लंबी छड़ होती है जो मोटर या अन्य स्रोत से घुमाई जाती है। यह एक लंबी छड़ होती है जो मोटर या अन्य स्रोत से घुमाई जाती है। ट्रैक्टर से भी घुमा सकते हैं, डीजल पंप से भी घुमा सकते हैं, है ना। जैसे ट्रैक्टर और डीजल पंप लिख लो चाहो, जैसे ट्रैक्टर या डीजल इंजन, पंप नहीं लिखना उसको, जैसे ट्रैक्टर या डीजल इंजन। तो डीजल इंजन में अगर डायनेमो जोड़ो तो वो जनरेटर बन जाता है, डीजल इंजन में अगर इम्पेलर जोड़, इम्पेलर, तो वो क्या बन जाता है, पंप बन जाता है।
फिर अगला क्या है, बेरिंग। घर्षण को कम करते हैं, बियरिंग्स कहते हैं उनको, है ना, अपन बेरिंग कहते हैं, बेरिंग्स। क्या लिखोगे, यह घर्षण को कम करते हैं एवं शाफ्ट को अपने स्थान पर रखते हैं। शाफ्ट को अपने स्थान पर रखते हैं। अगला क्या लिखोगे, सील। सील में क्या लिख सकते हैं अपन, लीकेज को रोकती है। लीकेज में क्या लिखे, सील में लीकेज को रोकती है। हाँ, ये लिखो स्टफिंग बॉक्स। यह शाफ्ट के चारों ओर स्थित होता है। शाफ्ट के चारों ओर स्थित होता है। और पंप शाफ्ट स्लीव, यह शाफ्ट की सुरक्षा करने वाला। स्लीव का मतलब होता है एक परत चढ़ा होता है ना, जैसे अपन हाथ में चारों तरफ स्लीव्स पहनते हैं, मतलब कवर पहनते हैं। तो शाफ्ट स्लीव को क्या लिख देंगे, सीधे सीधे शाफ्ट का कवर। देखा, ये सुरक्षा हो। शाफ्ट घूमती है ना बहुत तेजी से, तो कोई चीज उससे टकरा भी सकती, गिर के टूट के। तो एक कवर लगा रहता है जिसकी वजह से कोई चीज डायरेक्ट शाफ्ट पे नहीं गिरता। क्या लिखोगे, शाफ्ट का कवर। फिर ये वियर रिंग, खाली नाम ही लिख लो, वियर रिंग और मोटर वैकल्पिक। अब यहां देखो ध्यान से, वियर रिंग और मोटर में लिख लो वैकल्पिक। क्यों, क्योंकि मोटर भी हो सकती है, डीजल इंजन भी हो सकता है, ट्रैक्टर भी हो सकता है। तो ये इतना सा ही भाग जो है, देखो ये इसके अंदर, ये जो दिखाई दे रही केसिंग है, इसके अंदर इम्पेलर घूमता है ना, और ये पूरी शाफ्ट है। ये शाफ्ट को मोटर से भी घुमा सकते हैं, ट्रैक्टर से भी घुमा सकते हैं, इंजन से भी घुमा सकते हैं। अब ये जो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ वाला, इसको कहते हैं आई, सक्शन आई, है ना। आंख मतलब खाली खोखली जगह, वहां से पानी, सक्शन का मतलब शोषण करना। तो यहां से पानी प्रवेश करेगा पंप के अंदर, कहां से करेगा, सक्शन आई में। ये जो पाइप पानी को खींचने वाला है, इसको सक्शन पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये सक्शन पाइप जुड़ता है, सक्शन आई। यहाँ बीच में कवर लगाते हैं, सील पैकिंग, है ना, और बोल्ट से टाइट कस दे। ये जो ऊपर पाइप जा रहा है एम्पेलर के बाद, इसको कहते हैं डिलीवरी पाइप। क्या कहते हैं, तो ये कौन सा पाइप हो गया, सक्शन पाइप। ये वाला पाइप कौन सा हो गया, डिलीवरी, है ना, वैसे लिखते डिलीवरी है पाइप। और ये वाला भाग क्या हो गया, सक्शन। अच्छा, इसको डिलीवरी आई कह सकता हूं मैं, है ना, ये डिलीवरी आई। यहाँ भी तो खाली जगह, यहाँ भी तो पाइप जोड़ना पड़ेगा अपने को, है ना, तो डिलीवरी आई से। ये जो भाग दिख रहा है ये केसिंग, क्या है, केसिंग मतलब खाली स्थान, और इसके अंदर जो घूम रहा है वो क्या है, इम्पेलर। तो इसके अंदर एक पंखे जैसी संरचना है जो घूमती रहती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इम्पेलर। और ये जो लंबी पूरी डंडी है ये क्या है, शाफ्ट। और ये जो बक्सा दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं स्टफिंग बॉक्स। क्या कहते हैं, और ये जिस पर लिखा है ये खुद क्या है ना। बाकी स्लीव लिव तो खाली ढक्कन मक्कन आर्म।
इतनी चीजें काम की, ठीक है। अब देखो यहां पे एक फुट वॉल्व लगा रहता है, क्या लगा रहता है बेटा? फुट वॉल्व। अपने मकान के दरवाजे जब लगाते हैं तो कब्जा लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते? अपने शरीर में भी बहुत जगह कब्जा संधि है ना, जो 180 डिग्री तक मुड़ सकती है और वापस ऐसी हो सकती है, अब अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकती। तो फुट वॉल्व में उस पाइप के नीचे के स्थान पर है ना एक चप्पल जैसी संरचना लगी रहती है, जीबान कहते हैं जिसको, है ना। जब पानी ऊपर की तरफ खींचता है तो ये खुल जाती है, पर जैसे ही मोटर बंद होती है उसी पानी के दबाव से वापस बंद हो जाती है, पानी का लीकेज रोकती है। अगर ये फुट वॉल्व में कोई भी दिक्कत आए तो पूरा पाइप वापस खाली हो जाता है, मोटर को चालू करने से पहले हर बार उसमें पानी भरना पड़ता है। तो एयर आने का मुख्य कारण क्या है? फुट वॉल्व से लीकेज होना। लिख लो, पंप में एयर आने का मुख्य कारण फुट वॉल्व में लीकेज। आजकल बॉल वाले फुट वॉल्व आ रहे, देखे तुमने कैसे आ रहे हैं? बॉल वाले, हाँ लाइन बोल रहा हूं मैं। पंप में एयर आने का मुख्य कारण फुट वॉल्व से पानी का लीकेज होना है। पंप में एयर आने का मुख्य कारण फुट वॉल्व में लीकेज आना है। या तो फिर सक्शन पाइप फट गया तो भी पानी निकल सकता है ना। पर मुख्य कारण क्या है? वहीं से निकल, वहां नीचे एक जाली लगी रहती है, सबसे पहले ऐसा मुंह लगा रहता है जिसमें बड़ी चीज नहीं फंस जाए, है ना। उसके बाद फिर फुट वॉल्व लगा रहता है, आजकल बॉल वाला आता है ना, एक गेंद रहती है जो पानी के वजन से वहीं जाके वापस चिपक जाती है रबर के उसमें। जब पानी ऊपर खींचता है तो बॉल ऊपर आ जाती है, पर एक पिंजरे जैसी संरचना रहती है जो उस बॉल को इम्पेलर तक नहीं जाने देती, है ना। तो ये फुट वॉल्व, यहां से ये घुमा इम्पेलर, इसने अपने अंदर के पानी को बाहर धक्का मारा, है ना। तो केंद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और बाहर की तरफ अधिक भारी चीज दूर की तरफ जाएगी। इसी को अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहते हैं? कि जब किसी चीज को घुमाया जाएगा तो जो सबसे भारी चीज है वो सबसे ज्यादा दूर जाएगी, उससे हल्की, उससे हल्की, उससे हल्की, सब जम जाएगी। अगर 10 तरह के अनाज को सेंट्रीफ्यूज किया जाए तो सब अपने अपने एक एक परत बना लेंगे उसको, है ना। तो ये क्या होगा कि सबसे भारी पानी है तो पानी बाहर की तरफ धक्का मारेगा। अब धक्का मारने में एक ही रास्ता है, एग्जिट वाल्व, है ना, निकासी मार्ग, डिलीवरी पाइप। तो पानी कहां जाएगा? डिलीवरी की तरफ। अभी पानी जब बाहर जाएगा तो एम्पेलर जहां घूम रहा है उसके अंदर वैक्यूम बनेगा, चूषण दाब, खाली जगह बनेगी। वो खाली जगह से पानी किधर से आएगा? इधर से। तो इधर से पानी अंदर खींचना और फेंकना दोनों किसके काम है? एम्पेलर के काम। तो मुख्य भाग कौन सा है सेंट्रीफ्यूगल पंप का? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग एम्पेलर, है ना। फिर ये बाकी तो इसकी सहायता करते हैं, जैसे केसिंग जिसके अंदर इम्पेलर घूमता है, दोनों प्रकार के पाइप, दोनों प्रकार की आइस, शाफ्ट और मोटर, बस इतना ही है। अब अपने को एक चीज देखना है, अपने इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि टोटल हेड किसको कहेंगे? स्रोत का जल स्तर, जहां से पानी उठाया वहां का जल स्तर क्या है? जितनी ऊंचाई पे पानी दिया वहां का जल स्तर क्या है? इसको अपन कुल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल। अब इस एम्पेलर का केंद्र ले लेते हैं बीच में, देखा? ये स्टैटिक सक्शन लिफ्ट, यहां से पानी खींचा तो यहां से केवल यहीं तक चूषण दाब लगा, इसके बाद तो धक्का ही मारा अपन ने, तो आ जाएगा स्टैटिक डिस्चार्ज हेड। तो ये सक्शन लिफ्ट, इसको भी सक्शन हेड बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं? तो सक्शन हेड का मतलब क्या है? स्रोत से लेके एम्पेलर के केंद्र तक की ऊंचाई। जैसे मान लो 100 फीट नीचे पानी है तो मोटर को पानी कितना खींचना है? इसको कहेंगे सक्शन हेड। फिर वापस 50 फीट ऊपर चढ़ाना है टंकी पे, मकान की, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हेड। अगर इन दोनों को जोड़ दें नीचे से लेके वहां तक तो इसको क्या कह देंगे? टोटल हेड। लिखना है,
लिखो, सक्शन हेड इम्पेलर के केंद्र से देखो, एक बात और बता दूं मैं तुमको, अगर पानी 20 फीट पे और अपनी मोटर 60 फीट नीचे लगी हुई है तो नापेंगे कहां से? जहां पानी जहां से खींचा जा रहा है वहीं से नापेगा, है ना। फुट वाल्व की जो गहराई वहीं से नापता है, पर लिखते क्या है कि इम्पेलर के केंद्र से जल स्रोत जहां से पानी लिया जा रहा है वहां की लंबवत दूरी, लंबवत मतलब ऐसे ही नापते हैं, ऐसे ऐसे पाइप है तो उसको ऐसे ऐसे नहीं नाप, लंबवत। फिर से लिखो, मैं बोल रहा हूं, इम्पेलर के केंद्र से जल स्रोत, कोष्टक में लिखना जहां से पानी खींचा जा रहा है, के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी को गहराई भी कह सकते हैं अपन, है। कोष्टक में गहराई लिख लेना चाहिए, मोटर से पानी की गहराई, सीधी सीधी भाषा। फिर दूसरा लिखो, डिस्चार्ज हेड। क्या लिखोगे? डिस्चार्ज हेड। फिर लिखो, इम्पेलर के केंद्र से इम्पेलर के केंद्र से वह ऊंचाई, या अपन कहें कि डिलीवरी पाइप के अंत की लंबवत दूरी, डिलीवरी पाइप के, फिर से बोल रहा हूं, फिर से लिख लेना, थोड़ी बहुत काटा पीटी और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बुक नहीं लिख रहे हो, कॉपी में। इम्पेलर के केंद्र से डिलीवरी पाइप के अंत तक की लंबवत ऊंचाई, इम्पेलर के केंद्र से डिलीवरी पाइप के अंत तक की लंबवत ऊंचाई। लंबवत का मतलब कैसे नापेंगे? सीधे 90 डिग्री का एंगल बना है ना। पाइप यूं भले पहली मंजिल पे जा रहा है, दूसरी मंजिल, तीसरी जा रहा है, तो पूरा पाइप नहीं नापेंगे 100 फीट, वो जमीन से या पंप से सीधा कितना ऊंचा आसमान की तरफ, उसको क्या कहेंगे? लंबवत ऊंचाई। समझ में आया? फिर लिखो, टोटल स्टैटिक हेड। टोटल स्टैटिक हेड लिखो, सक्शन स्टैटिक हेड प्लस डिस्चार्ज स्टैटिक हेड। तुमने स्टैटिक शब्द का प्रयोग नहीं किया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, यहां कर लो, समझ में आ गया। डिस्चार्ज स्टैटिक हेड, स्टैटिक लंबवत के लिए लिखा गया है, दोनों को जोड़ना है बेटा, बस इतनी सी बात है। जो दो परिभाषाएं लिखी ना अभी, हाँ, टोटल स्टैटिक हेड बराबर सक्शन स्टैटिक हेड प्लस डिस्चार्ज स्टैटिक हेड। यहां लिखा भी देखो, दोनों जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? लिखो, जल स्रोत से, इसी में लिखना, जल स्रोत से डिलीवरी पाइप के अंत तक की लंबवत ऊंचाई, जल स्रोत से डिलीवरी पाइप के अंत तक की लंबवत
ऊंचाई। क्लियर? चलो अब अपन पढ़ेंगे पानी को नापना। देखो एक पंप आता है जिसका नाम है टरबाइन पंप। ये भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही एक प्रकार। क्या नाम आता है बेटा? टरबाइन पंप, है ना? तो जहां ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा बड़ी मोटर होती है, टरबाइन का मतलब भी बड़ा भारी भरकम है, तो उच्च प्रवाह के लिए। एक आता है प्रोपेलर पंप। प्रोपेलर का मतलब भी वही रॉकेट टेक्नोलॉजी, जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है उससे चलता है ना? दोनों सेंट्रीफ्यूगल पंप के प्रकार। एक है एयरलिफ्ट पंप, ये क्या करता है? हवा की सहायता से पानी को खींचता है। तो शॉर्टकट लिख लें क्या इसको अपन? ठीक, जल्दी जल्दी लिखो, अपना टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। देखो टरबाइन पंप, सीधे लिखना उच्च दबाव और उच्च प्रवाह के लिए। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप के टाइप है अलग अलग। क्या लिखना है? उच्च दबाव और उच्च प्रवाह के लिए बनाया गया सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक प्रकार। जो अधिक गहराई से पानी हेलो 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 हेलो, आ गई ऑनलाइन वालों? चलो अगला लिखो प्रोपेलर पंप। इसमें प्रोपेलर जैसे ब्लेड या पंखे का प्रयोग किया जाता है। मैं बता दूं प्रोपेलर क्या होता है, पहले लिखो सही। इसमें प्रोपेलर जैसे ब्लेड या पंखे का प्रयोग किया जाता है। कभी बोट में बैठो तुम, बोट में वो एक लंबे डंडे के एंड पे एक पंखा लगा रहता है, उसी को प्रोपेलर कहते हैं, जो पानी धक्का मारता है ना? तो ऐसे घूमने वाली चीज जो चीजों को आगे या पीछे धकेलती है उसको क्या कहते हैं अपन? प्रोपेलर। सारे प्रोपेलर्स ये है। चल आगे देखो, अगला लिखो एयर लिफ्ट पंप। टरबाइन पंप की लास्ट लाइन है बेटा, ये अभी सेव हो जाएगा ना, इसमें लिख लेना, आपके पास समय कम मिला जा रहा है थोड़ा सा, है ना?
ये फाइल तो तुम्हारे पास आ जाती है ना। तो इसमें से पूरा लिख लें, पूरी थ्योरी दे रहा हूं मैं ऑनलाइन, ऑफलाइन वालों को तो शॉर्टकट लिखा रहा हूं बेचारों। चलो लिखा एयर लिफ्ट पंप। यह गैस या हवा का प्रयोग करके तरल पदार्थों को ऊपर उठाता है। यह गैस या हवा प्रयोग करके तरल पदार्थों को ऊपर उठाता है। यह उन स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहां अन्य प्रकार के पंपों का उपयोग करना मुश्किल। यह उन स्थानों पर उपयोग किया जाता है जहां अन्य प्रकार के पंपों का प्रयोग करना मुश्किल या महंगा होता है। जैसे तेल के कुएं, दुबई वाला पंप है, महंगा या मुश्किल होता है ना, मुश्किल या महंगा होता है, जैसे तेल के कुएं। ठीक है। अब एक पंप जो मैंने शुरू में लिखवाया था ना तुमको, रेसिप्रोकेटिंग पंप, याद आ रहा है कुछ? देखो पीछे जाओ, सेंट्रीफ्यूगल के पहले वाला। तुमने कंफ्यूज करा था मेरे को। हाँ, डिस्प्लेसमेंट है ना, वहां डिस्प्लेसमेंट काटो पहले, तो वहां रेसिप्रोकेटिंग लिखो, पूरी थ्योरी नहीं लिखना पड़ेगी, नहीं तो नया लिखवा देता हूं। क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को एक लाइन, सिंगल लाइन से काट के वहां क्या लिखना है, रेसिप्रोकेटिंग पंप। कहाँ है अभी? तो आधे लोगों को मिल भी नहीं रहा है। मिल गया? डिस्प्लेसमेंट पंप लिखा था ना, वहां लिखना है रेसिप्रोकेटिंग पंप। हाँ, इसके दोनों बताए थे मैंने, प्लेंजर और पिस्टन पंप, है ना। लिखा ना इसमें, प्लेंजर या पिस्टन की सहायता से। गुड। लिखो एक समान, अरे इतनी जगह तो है, मतलब पानी की मात्रा कम ज्यादा नहीं होती, है ना। एक समान पानी देने का मतलब बराबर ही देगा, चाहे टंकी में कितना भी पानी। बाकी पंप क्या है, कुएं में ज्यादा पानी रहता है, ज्यादा देते हैं, फिर जब कम हो जाता है तो स्पीड कम हो जाती है। तो एक समान पानी कौन देता है? चले आगे, चलो। जिसका भी डाउट हो हाथ ऊंचा करके एक 5 सेकंड में खत्म कर ले। आपस में पड़ोसी डिस्कस नहीं करें, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। यस सर, क्या हुआ? कौन से दो पार्ट? कुछ नहीं करना है, रेसिप्रोकेटिंग पंप एक समान पानी देता, और कुछ नहीं करना है। डिस्प्लेसमेंट पंप लिखा ना, उसके स्थान पर क्या लिखना है, रेसिप्रोकेटिंग। दो भाग तो इसी के हैं वो। अरे डिस्प्लेसमेंट पंप एक बहुत बड़ा प्रकार है ना, उसको अपन इस नाम से ज्यादा जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट शब्द का प्रयोग बंद हो गया एग्जाम्स में, अब क्या नाम से आता है वो, रेसिप्रोकेटिंग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्प्लेसमेंट पंप ही रेसिप्रोकेटिंग है।
पर ये शब्द प्रयोग नहीं होता है, इसको याद नहीं रखना है। क्या याद करना है? ठीक है, पूरा नहीं, खाली हेडिंग काटना के। अरे किसी समस्या है ना अपने पड़ोसी पूछना, नहीं तो मैं अभी यही हूँ 2-1 साल तो। चल आगे लिखो फटाफट, सिंचाई जल का मापन। बेटा मेरे पास आ जाना, मैं क्लास खत्म, मैं 7 बजे तक यही हूँ, मैं अलग से लिख के दे दूंगा आपको बस। थैंक यू। चलो क्या लिखना है? सिंचाई जल का मापन। लिखो लीटर, लीटर में कितना होता है बेटा? 1000 मिलीलीटर। पर वास्तव में देखा जाए तो 1 ml का मतलब होता है 1 घन सेंटीमीटर जितना पानी। पूछना नहीं है, रटना है खाली, है ना? 1 ml मतलब 1 घन सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक मीटर का मतलब होता है 1000 लीटर पानी। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में होता है 1 लाख लीटर पानी। लीटर प्रति सेकंड का मतलब ये पानी बह रहा है। यहां तक का पानी कैसा हुआ? रुका हुआ। यहाँ कैसा पानी है? बहता हुआ जल। ये कैसा है? रुका हुआ जल। क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इसका अर्थ क्या है? 1000 लीटर प्रति सेकंड। इसको अपन क्यूमेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखा? थोड़ा सा सोच ले बेटा। हाँ, कौन सा वाला समझ में नहीं आ रहा? बहता हुआ जल लिखा, बहता हुआ। पड़ोसी भी वैसा ही। रुका हुआ है, दूसरा बहता हुआ। चले आगे। लिख लिया? तुम अगर थोड़ा तेज लिखते ना, मैं तुमको 150 लाइनें और लिखवाता। तुम्हारी स्पीड देख के इतना खुश हूं मैं। चल अब देखो, बहता हुआ पानी मापना मतलब नहर में नाप सकते हैं, है ना? पाइप में नाप सकते हैं, नदियों में नाप सकते हैं, नालियों में नाप सकते हैं। इसको कहते हैं अपन बहता हुआ पानी मापना। तो बहते हुए पानी को मापने के लिए अपन अलग अलग तरीके की अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, है ना? जैसे जल के वेग को नापकर। तो बहता हुआ पानी नापने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? पानी कितनी स्पीड से बह रहा है, और इसका सूत्र है, उसको लिखेंगे अपन खुली नाली से जल का प्रसाव। लिखो फटाफट। Q बराबर A गुणा V। क्या लिखोगे?
Q बराबर A गुणा V। Q मतलब जल की मात्रा घन मीटर प्रति सेकंड। A मतलब नाली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ये नहीं लिखना है इंग्लिश, हिंदी लिखना है कल। और V मतलब पानी का वेग मीटर प्रति सेकंड। है तो रंगीले रतन क्या दो चार। अरे लिखना है खाली, अभी समझाया थोड़ी है मैंने। लिखो फटाफट। प्रश्न आएगा, खुली नाली से जल के प्रसाव का सूत्र है Q बराबर AV, बस इतना ही है। और ठीक है। प्रश्न अगर आए, मान लो किसी नाली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है और उसमें पानी बहने की गति 1 मीटर प्रति सेकंड है, तो जल का प्रसाव होगा 1 गुणा 1 बराबर 1 घन मीटर प्रति सेकंड बराबर 1 क्यूमेक प्रति सेकंड बराबर 1000 लीटर प्रति सेकंड। गिनती बढ़ेगी तो गुणा कर देना है। हाँ। अब प्रश्न आता है कि पानी का वेग कैसे नापेंगे, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक आदमी यहाँ खड़ा रहता है, एक आदमी उधर 30 मीटर दूर खड़ा रहता है, वहां से थर्मोकोल का एक टुकड़ा डालते हैं, यहां तक पहुंचने में जितना समय लगा उसका भाग लगा देते। मान लो 30 सेकंड में 30 मीटर गया, तो जल की गति कितनी हो गई, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो पानी में डुबाने से उसकी गति को बता देता कितने मीटर प्रति सेकंड। तो जल की गति मापने के दो प्रकार है, फ्लोट और एक करंट मीटर। फ्लोट कितनी दूरी पर प्रयोग किया जाता है, 30 मीटर पर, और करंट मीटर कितने पर, ये डायरेक्ट ही बता दे, किसी मीटर की जरूरत। क्या लिखोगे, जल का वेग मापन, नीचे लिखो V के नीचे। अरे लिखो फटाफट, लिख लिया। तो ये क्या था, ये नहीं सोचा, लिख मान लिख लो उसके साइड में, जल के वेग का मापन दो यंत्रों से किया जाता है, फ्लोट और करंट मीटर। मैंने कहा था हिंदी लिखना है, ये नहीं लिखना है, और तुम बहुत हिंदी समझते हो। मैं अभी सर से मना करने वाला हूँ कि इन बच्चों को मैं कुछ भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं 6वीं 7वीं 5वीं 4वीं दूसरी भी पढ़ा लूंगा। अरे मैंने यूं कहा था बेटा, जो मैं लिख रहा हूं ना हिंदी वही लिखना है, ये नहीं लिखना है। पर अब तुम इधर ध्यान दो जब ना। चलो लिखो आगे, लिखो फटाफट। जल के वेग का मापन दो चीजों से किया जाता है, फ्लोट और करंट मीटर। अब ओरिफिस का मतलब होता है पाइप, लिखो फटाफट। लिखो फटाफट, जिसने लिखा ठीक है, जिसने नहीं लिखा और ठीक, मेरे पास आ जाना, मैं लिखवा दूंगा बेटा। नहीं देंगे बेटा, कितने क्लास देंगे तुम्हारे इंजीनियर। ठीक है कोई बात नहीं, लो पढ़ो, लिखो लिखो। मुझे तो ये समझ में आया तुम एग्जाम में क्या करोगे। लिख लेना तो यार, लिख लेना। अपने देश में क्या स्टूडेंट कम नेता ज्यादा है। अगर ये पढ़ाई में ध्यान लगाते ना तो आज इनको नाम सुने सुने लगते कि ओरिफिस क्या होता है, करंट मीटर का। पर जब पढ़ाई का समय था तब क्या कर रहे थे अपन, नेता की। चलो लिखो। ओरिफिस का मतलब होता है पाइप, जब पानी किसी पाइप में से बह रहा हो, कहां से बह रहा हो, तब उसको क्या कहा जाता है, ओरिफिस। तो इस पाइप में एक बीच में यंत्र लगा देते हैं, जिसमें ये जो दो रोड रहती है पानी की दूरी को कम या ज्यादा हिसाब से छोड़ती है,
और इस चौड़ाई के आधार पर अपन पानी की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। सिर्फ इसका सूत्र पूछा जाता है कि ओरिफिस, है ना, ओरिफिस का प्रयोग कहां किया जाता है? स्मॉल स्ट्रीम। स्मॉल स्ट्रीम का मतलब छोटी धाराओं में कम पानी के नापने के लिए। इसका व्यास कितना होता है? 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर, और इसका सूत्र होता है Q बराबर 0.61 गुणा 10 की घात -3 वापिस A √2GH, है ना। तो सूत्र भारी है, तुम याद करोगे, मुझे पूरा यकीन। लिखो फटाफट, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नहीं होता तो मैं लाता क्या ये चीजें? नहीं लाता, बनाता भी नहीं, लिखता भी नहीं। ये सब मैंने हाथ से लिखे बेटा, कोई टाइपिंग नहीं कर सकता है काम। तुम सोचते सर 10 मिनट लेट आते हैं, ये 10 मिनट का काम है आखिरी का। ये फोटो भी दिखा दो बेचारों को यार, फिर तुम लिखते नहीं हो यार टाइम से। तुम ग्रेजुएट हो, AA बनोगे, देश चलाना है तुमको। अरे लिखने में टाइम लगाओ, लिखने में। आधों ने तो दिया ही नहीं करा इस चक्कर में कि वो पहले AA बन जाते हैं। लिख लिया बेटा? ये कभी भी नहीं पूछा जाता है ना, याद रखना। सूत्र में क्या पूछा जाता है? सिर्फ सूत्र, ठीक है। चलो, अब वियर। वियर का मतलब क्या होता है? जब भी पानी किसी धारा में से बह के जाता है तो उसको रास्ते में रोक लेते हैं, एक दीवार बना के। फिर उस दीवार में कट लगा देते हैं जिसमें से पानी बाहर निकलता है ना। तो एक होते हैं शार्प एज्ड कट, जो नीचे जिनमें कोई चौड़ाई नाम की चीज नहीं होती। एक होते हैं लॉन्ग एज्ड कट, जिनके अंदर क्या होता है? चौड़ाई होती है, ये बीच वाला नहीं होता है ना। तो दो तरह के वियर आते हैं। वियर मतलब रास्ते में एक कटाव बना हुआ। अब वो कटाव किसी भी चीज से, लकड़ी से बना सकते हैं, लोहे से बना सकते हैं, तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। एक वियर का सामान्य सूत्र है, वो लिखना है आपको, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। नेमरा सुंडन खाली एक ही लिख के दे रखा है। क्या दिया हुआ है? Q बराबर CLH की घात M। बेसिक फॉर्मूला ऑफ वियर लिख लो। वियर का सामान्य सूत्र, ये सभी प्रकार के वियर का, वियर का सामान्य सूत्र, ये पूछा हुआ AA में, हंस कर रहो। वियर का सामान्य सूत्र, वियर भी नहीं लिख पा रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया। मैं धन्य हो गया। अब लिखा? वेरी गुड। CLHM। नेक्स्ट, वी नोट्स। इसमें पूरी थ्योरी नहीं लिखना है, लिखो वी नोट्स, बाकी मैं बोल के लिखवाता हूं। क्या लिखोगे? वी नोट्स। देखो, इसमें पानी के रास्ते में, इसमें पानी के रास्ते में वी आकार की एक खांच
खांच समझते हो, अंग्रेजी में कहते हैं नोच। इसमें पानी के रास्ते में एक वी आकार की खांच, अंग्रेजी में नोच बनाते हैं, जो कुल मिलाकर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कुल मिलाकर 90 डिग्री का कोण बनाती है ना। कुल मिलाकर इसलिए लिखा 45 इधर होता है और 45 इधर, है ना। कुल मिलाकर 90 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो पृथ्वी के लंबवत देखे तो 45 इधर और 45। अब सूत्र लिख लो, खाली सूत्र ही आता है। बड़ी नौकरी की तैयारी करो, परेशान होना जरूरी है, हलवा थोड़ी है। चले आगे, वेरी गुड। 5 का 2 नहीं, 5 बटे 2। लिखो आयताकार वियर। यह अधिक डिस्चार्ज वाले क्षेत्रों, यह अधिक डिस्चार्ज का मतलब पानी निकलना, यह अधिक डिस्चार्ज वाले क्षेत्रों में प्रयोग होता है। यह पूछा हुआ डबल एओ। यह अधिक डिस्चार्ज वाले क्षेत्रों में प्रयोग होता है। सूत्र 0.0184 LH की घात 3/2। घात है वो, है ना। हाँ, बहुत अच्छा, इनके न्यूमेरिकल नहीं आते, नहीं तो फिर अपना क्या हो। चल लिख लिख लो, लिख लिया। हाँ, अब लिखो सेपोलेटिव है। अभी तो ये ट्रेपेजॉइडल आकार का एक वेयर होता है। ट्रेपेजॉइडल समझते हो तुम लोग? नहीं समझते? ये कैमरा दिख रहा है, इसका आगे वाला भाग जो है वो लेंस के पास से पतला है और फिर जाके ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। इसको कहते हैं ट्रेपेजॉइडल, है ना। ऐसा जो आकार बनेगा वो क्या कहलाएगा? एक तरफ से जिसका मुंह छोटा और चौकोर है और दूसरी तरफ से वही बड़ा, जैसे किचन में चिमनी आती है ना, देखिए क्या नहीं, उसको कहते हैं। ये जो लिखा वही ट्रेपेजॉइडल आकार का वियर है, जिसमें नोच का अनुपात कितना होता है? 1:4 का स्लाइड स्लोप होता है। और इसका सूत्र है 186, वहां 184 था, मतलब पॉइंट के बाद केवल कितना बदल रहा है? बस खत्म ही हो गया कोर्स ही इनका, 2 मिनट हो। लिख लिया? लिख लिया? पार्शल फ्लूम, हाँ, ये लिखना है, लिख लो। ये ट्रेपेजॉइडल 6 बार देखा मैंने, तब लिखा।
लिख लेंगे रे, 1 मिनट ले लिया अपन ने परमिशन। अगले जो सर जाएंगे वो भी किसी में नहीं जा सकते क्योंकि 5 बेच यहीं बिठा के रखी अपन, है ना। मैं चाय पिलाऊंगा उनको, तुम पहुंच जाना। पार्सल फ्लो, नहरों से जल का प्रसाव ज्ञात करना। जल का प्रसाव ज्ञात करना। प्रसाव, प्रसाव मतलब कितना पानी गया, उसको क्या कहते हैं, डिस्चार्ज अंग्रेजी में। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रसाव। ठीक है, तो ये अपना काम हो गया कंप्लीट। अब एक मुझे बात बताओ, भू परिष्करण पढ़ा ना तुमने एग्रोनॉमी में, है? नहीं क्यों पढ़ा? अभी पढ़ोगे तो शून्य भू परिष्करण, है ना। इसके यंत्र पता है तुमको कौन से हैं? हैप्पी सीडर, लिख लो, डेस्क सीडर, टाउन सीडर। टॉपिक तो वो पढ़ाएंगे, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम बाद में कहोगे कि भू परिष्करण का क्वेश्चन सर ने यंत्रों में से करवाया ही नहीं। ये तो यंत्र पढ़ा दिए। और एक होता है जीरो टिल फर्टिसीड कम ड्रिल। जीरो टिल फर्टिसीड कम ड्रिल, ये जीबीपीयूएटी ने बनाया। किसने बनाया? जीबीपीयूएटी कहाँ है? हाँ। धान के बाद गेहूं की सीधी बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले चारों नाम लिख लो, फिर उसके आगे क्या लिखेंगे अपन, जीबीपीयूएटी, पंतनगर। अच्छा, रेक्टेंगुलर वियर को हिंदी में क्या कहेंगे? इतना तो कर लोगे ना? ठीक, यह जीबीपीयूएटी पंतनगर ने बनाया। धान के बाद गेहूं की सीधी बुआई, इसमें लिखना। मैंने लिखवा दिया पहले, ठीक। अब इसमें भी कोई पूछे ना कि सबसे ज्यादा रेसिड्यू रिटेंशन, रेसिड्यू मतलब भूमि को भी कम छेड़ रहा है, फसल अवशेषों को भी कम छेड़ रहा है, सबसे कम परिवर्तन, है ना। मिट्टी इधर उधर नहीं करता ज्यादा, नहीं फसल अवशेषों को परेशान करता, सीधे खाली बुआई करता अपनी जगह जाता, है, क्योंकि डिस्क लगी रहती, सिर्फ जमीन कटती उलटती पलटती नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने मेरे जैसे खड़ूस आदमी को इतने दिन झेल लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये ओके ना, तीसरा चौथा और पांचवा। तीसरा चौथा और पांचवा यही बैठे रहेंगे।